So dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 11 for class 10th. तो लास्ट lecture number 10 में मैंने आपको ओम्स लॉ एक्सप्लेन करा था. एक दो मिनट में फटाफट ओम्स लॉ को बताया था. क्या था हमारे पास ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ने बेटा ये बताया था हमें एट द कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I. अगर हम प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते तो एक कांस्टेंट साथ में आता है, उसने उस कांस्टेंट का नाम दिया है R. सिंबल R क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस. तो बेटे जो R होता है वो V अपॉन I होता है. तो I और V के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट करा था. तो वो जो ग्राफ आया था I और V के बीच में बेटे वो एक स्ट्रेट लाइन था और वास्तव में जो स्ट्रेट लाइन होता है वो R की वैल्यू एक कांस्टेंट देता है. मैंने आपको ग्राफ का क्वेश्चन भी समझाया था क्योंकि आपकी एसचान की बुक से एग्जांपल्स का ही क्वेश्चन था. तो अगर इस फॉर्मूले में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो R है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V बट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द I. इट मींस कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और अगर करंट बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. या आप ये कहिए अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी. इट मींस रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? विच अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट. इट मींस कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट तो कम फ्लो होगा ही. करेक्ट. तो बेटा ये मैंने आपको समझा दिया था. अब आपको आज मुझे समझाना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. तो यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो सबसे पहले जो नंबर 1 आता है, पहला जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस के लिए हम मानते हैं वो इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. तो बेटे ये बात पक्की सही है कि अगर आपके पास किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होगी ऑन increasing the length of a conductor its resistance increases. तो 100% बेटा उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. यानी कि बेटा हम कह सकते हैं मैथमेटिकली दैट इज जो R है इट इज इनवर्सली इट इज R जो है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. इट मींस कि अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस की लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस R है और अगर मैं इसी लेंथ को डबल कर देता हूं तो 100% उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा. अब तो बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लेंथ के इंक्रीज होने पर आपका रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो जाता है. जो मेन फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही गुड कंडक्टर होगा और किसी के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे वो उतना ही बैड कंडक्टर होगा. तो देखो एक बात और होती है. अगर मान लीजिए एक वायर है उसकी लेंथ पहले ये थी, ठीक है ना. अब मान लीजिए बेटा मैंने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर वो मैंने इसको ए बी था ये, मैंने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर 12 कर दी. नो डाउट 100% इस रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज. बट व्हाई? जो इलेक्ट्रॉन होता है Q = E चार्ज समझ लीजिए आप. जो चार्ज जो फ्लो करता है उसका ट्रेवलिंग पाथ जितना इंक्रीज होगा, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी चार्ज का ट्रेवलिंग पाथ जितना इंक्रीज होगा 100% उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. यानी कि ट्रेवलिंग पाथ के इंक्रीज होने पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. यही कारण होता है कि लेंथ के इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. अब नंबर 2 जो फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ एरिया. Effect of area of
इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो बेटा ये बात पक्की है कि आपके पास अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन अगर किसी वायर का एरिया या आप कहें उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है तो 100% उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द एरिया और thickness of a conductor, its resistance decreases. That is, अगर मैथमेटिकली बात करें तो R is inversely proportional to the area. इट मीन्स अगर A की वैल्यू बढ़ेगी तो 100% रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर एरिया आपके पास डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए बेटे एक कंडक्टर है मेरे पास, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मेरे पास ए है, और मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आर है। अब बेटा मान लीजिए मैं एक दूसरा वायर लेता हूं, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लीजिए वो 2a हो जाता है, तो 100% इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। दोनों केस में अगर मान लीजिए लेंथ आपके पास एक ही है, हम लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एरिया को चेंज कर रहे हैं, तो बेटा एरिया इसका कम है और इसका एरिया डबल है तो उसका रेजिस्टेंस भी आधा हो गया। कारण, अब आते हैं रीजन पर, ऐसा क्यों होता है? रीजन, क्योंकि बेटे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे जस्ट डबल है, तो बेटे कम एरिया में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ज्यादा एरिया में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो 100% जिसका एरिया जितना ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उतने ही ज्यादा होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। तो एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कारण क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं एरिया बढ़ने पर। करेक्ट। एंड थर्ड वन, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। अब मान लिया बेटे मेरे पास दो मटेरियल है, उसकी लेंथ L है और इसका एरिया A है। ये मान लिया बेटे ये कॉपर मेटल का है और सेम एरिया और सेम लेंथ का, सेम ही लेंथ का मैं दूसरा मटेरियल ले लेता हूं, मान लिया बेटे वो सिल्वर मेटल का है। करेक्ट। तो बेटे ये कॉपर मेटल है और ये सिल्वर मेटल है, तो जो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है वो भी मेन जो फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर में इतनी ही लेंथ और इतने ही एरिया में सिल्वर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स कम है, और सिल्वर में सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ अगर कॉपर के कंपैरिजन में हम कंपेयर कर दें तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो डेफिनेटली सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ कॉपर, कारण सेम मटेरियल, अलग अलग मटेरियल होने के बावजूद लेंथ इक्वल है, एरिया बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्वर में ज्यादा है और कॉपर में कम है। तो यही कारण होता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम कॉपर में अगर एल्यूमिनियम में हम कंपेयर करेंगे सेम लेंथ और सेम एरिया में, तो कॉपर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं सेम लेंथ और सेम एरिया में एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो कॉपर जो होता है एल्यूमिनियम से बेटर कंडक्टर है। तो दिस इज द रीजन। तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो आपके पास, जो फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
effect of on increasing the temperature, resistance of pure metal increases, but almost no effect of temperature on alloy, like Constantan, nichrome, manganese, एटसेट्रा। प्योर मेटल में आप कोई भी समझ सकते हैं, प्योर मेटल लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा। तो यानी कि अगर प्योर मेटल है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 101% उसका अगर प्योर मेटल है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर अलॉय है, अलॉय पर ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस। अगर अलॉय मटेरियल होता है तो लगभग उसके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन प्योर मेटल अगर है लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एटसेट्रा, तो आपके पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। यही कारण है जब ओम्स लॉ जो होता है वो बेसिकली वो प्योर मेटल के लिए होता है। और प्योर मेटल हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था ओम्स लॉ में, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और ओम्स लॉ के लिए प्राइमरी कंडीशन में रेजिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट, इसीलिए वहां पर डेफिनेशन में एट द कांस्टेंट लिखा जाता है। दिस इज द फैक्टर अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। Now the topic is the resistivity. This is also very important topic. Resistivity as अभी बेटा हमने पढ़ा R जो होता है it is directly proportional to the length and R is inversely proportional to the area. ऑन कंबाइनिंग, अगर मैं इन दोनों को बेटे कंबाइन कर देता हूं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट R प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। अब अगर हम सिंबल हटाते हैं तो R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। जो रो है इट इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो R रो है बेटा क्या है, इट इज रीड, इसको जो रीड करेंगे हम एज रो, इसको हम रीड करते हैं रो की तरह, इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है ना। तो जो यहां पर बेटा जो रो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, नो डाउट, इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कहा जाता है। तो अब अगर मान लीजिए बेटा मुझे यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर हम यूनिट की बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो फ्रॉम 1 से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो R के साथ A आ जाता है और रो इंटू L हो जाता है। करेक्ट। अगर इसको रो को बेटा मैं अलग करता हूं तो R इंटू A अपॉन L। तो बेटा रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है और एरिया की यूनिट मीटर का स्क्वायर होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है।
तो जो यूनिट हुई रो की, जो यूनिट ऑफ जो रो हुई, दिस इज द ओम मीटर, और सिंबॉलिकली, जो सिंबॉलिकली अगर बात करें तो हम ये ओम मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ। अब बेटे अगर हम एक नई चीज देखते हैं बेटा, देखो आप अगर मान लीजिए बेटा हम एक मटेरियल लेते हैं, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं आप, अगर मैं उसकी लेंथ 1 मीटर लेता हूं और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो 1 मीटर स्क्वायर का लेता हूं, तो यूजिंग द या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट R इज इक्वल टू रो भाई, L की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, तो मतलब बेटे R इज इक्वल टू रो हुआ नहीं हुआ। तो बेटे ये क्या शो करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज numerically equal to its resistance if length of a metal is 1 meter and cross sectional area is also 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर किसी मटेरियल की, किसी भी मेटल की लेंथ 1 मीटर की है और उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर का है, उस केस में जो रेजिस्टिविटी होगी या जो रेजिस्टेंस होगा न्यूमेरिकली विल बी इक्वल टू द इट्स रेजिस्टिविटी। इट मीन्स वास्तव में जो रेजिस्टिविटी होती है वही वैल्यू रेजिस्टेंस की होती है। कब? जब आप किसी वायर की, किसी कंडक्टर की, किसी मेटल की लेंथ 1 मीटर और उसका एरिया हम 1 मीटर स्क्वायर का ले लेते हैं। तो देखो बेटा ये आपके पास दिस इज अबाउट रेजिस्टिविटी, इट्स न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। इसको आप रिमेंबर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अक्सर पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, करवाऊंगा भी मैं आपको न्यूमेरिकल। देखो आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, आप टेबल अपना वॉच करना, उसको देखना है। आप अगर वॉच करेंगे टेबल में तो सिल्वर जो होता है, अगर आप कंपेयर करेंगे आप मेटल के उसके अंदर, तो रेजिस्टिविटी जो सबसे कम है वो सिल्वर की है, करेक्ट, देन इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स सिल्वर की रेजिस्टिविटी अगर सबसे कम है तो 100% सिल्वर का रेजिस्टेंस भी सबसे कम है, कारण रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, या जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी रेजिस्टिविटी भी कम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा। इसी तरह उसको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करते समय अगर हम अलॉय को देखेंगे तो अलॉय की रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू मेटल इट इज वेरी वेरी लार्ज। अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन के रूप में आप समझते तो लिखना तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए इफ वी से, क्वेश्चन आप लिख सकते हो बुक अपने नोट्स में, इफ वी से द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, देन व्हाट डज इट मीन। अगर हम ये कहते हैं कि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कॉपर की लेंथ 1 मीटर और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर लेंगे तो 100% उसका रेजिस्टेंस भी 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर का हो जाएगा, करेक्ट। अब बात करते बेटे हीटिंग इफेक्ट
ऑफ मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास, समझो इसका ये why heating element of electrical appliances is made of an alloy rather than pure metal। बहुत क्वेश्चन आता है बेटे पेपर में ही। जो एलिमेंट होता है बेटे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग appliances like room heater, kettle और आपके पास आयरन और आपके पास बहुत सारी चीज हो सकती है, टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीजर एटसेट्रा। तो बेटा जो ये जो एलिमेंट होते हैं इसके, जो आप देखते हो जनरली बेटा जो हीटर होती है उसके अंदर एक कॉइल होती है। मान लीजिए बेटा ये आपके पास दो तार हैं और ये मान लीजिए बेटा आपके पास एक कॉइल है। तो ये जो कॉइल होती है अलॉय की होती है। ऐसा क्यों होता है? नंबर एक बात बेटा देखो, जो रेजिस्टेंस होता है इट इज जस्ट लाइक ए फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज जस्ट लाइक ए फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो हमेशा किसी भी मोशन का अपोज करती है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हथेली है, अगर मैं इसको रब करूं तो थोड़ी देर के बाद इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो मैं अंगूठा रब कर रहा हूं तो ये हथेली और ये अंगूठा एक दूसरे के अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इन द सेम वे जो रेजिस्टेंस का फंक्शन है क्या है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। एक रेजिस्टेंस जितना भी करंट के फ्लो का अपोज करेगा, जो भी अपोज करेगा उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। यही कारण होता है जो अलॉय होता है उसका रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू मेटल इट इज वेरी वेरी हाई, सो इट अपोजेस द मोर करंट, मोर फ्लो ऑफ करंट। तो ये जो अलॉय है प्योर मेटल के कंपैरिजन में करंट के फ्लो का अपोज ज्यादा करेगा। अगर अपोज ज्यादा करेगा तो 100% उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यही कारण होता है जो हीटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उसके अंदर जो मटेरियल लिया जाता है वो अलॉय का लिया जाता है। अब नंबर एक और आप देख सकते हो बेटा, आपके घरों में रेगुलेटर होता है पंखे का। जब आप उसको फुल स्पीड पर चलाओगे कभी भी आपका रेगुलेटर गर्म नहीं होगा। आप उसके नंबर को डिक्रीज करिए, 1 पर या 2 पर चलाइए, थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट बाद आप उस रेगुलेटर पर हाथ लगाकर देखना वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो करंट के फ्लो का अपोज करता है, जिससे आपका पंखे की स्पीड घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। एंड द सेकेंड वन, जो प्योर मेटल होता है वो बर्न हो जाते हैं ऑलमोस्ट 800-1000 डिग्री और 1200 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि जो अलॉय होता है, जो अलॉय है, जो मैंने अभी आपको पीछे लिखे हैं मैग्नीज, नाइक्रोम वगैरह, ऑल आर द अलॉय, ये जो टेम्परेचर बियर कर सकते हैं, दे आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी वो बर्न नहीं होते। तो बेटा यही दो कारण होते हैं जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं वो हम अलॉय के बनाए जाते हैं रेदर देन प्योर मेटल।
तो उसके रीजन 1 और रीजन 2 में बोल रहा हूं, आप बुक पर लिख लेना। रीजन 1, वाई वी यूज alloy or nichrome alloy for using electrical heating appliance. So reason 1 is nichrome has very high resistivity, due to which the heating elements made of nichrome has a high resistance and produce a lot of heat on passing the current. और बाकी मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। And the reason 2, nichrome does not undergo oxidation or burn easily even at high temperature. So we use alloy instead of pure metal for heating electrical appliances. Okay, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।